हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू F24 क्लासेस। तो आज की ये वीडियो ना उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इस बार 2027 में अपना पेपर देने वाले हैं। देखिए, ये क्लास इस तरीके की होने वाली है कि इस क्लास में हम जो मॉडल पेपर आपको डिस्कस कराने वाले हैं, इस मॉडल पेपर के ज़रिए तुम पूरा जानकारी कर लोगे कि आखिर में जो तुम्हारा साइंस सब्जेक्ट है ना, इसमें तुमको 90 प्लस स्कोर कैसे करना। मतलब मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा इस क्लास के अंदर कि तुमको आखिर में स्कोर 90 प्लस कैसे करना है और कैसे किया जा सकता है और किस तरीके से तुमको चीज़ों को प्रिपेयर करना है ना। ये सारी चीज़ें मैं आज की इस क्लास में तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को तुम बस कंप्लीट देख लेना और इसके बाद तुम्हारे लिए साइंस का डर एकदम समाप्त होने वाला है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि तुम्हारे पेपर में जो साइंस का पेपर आएगा ना, उसमें तुमको सबसे पहले तुम्हारे पेपर में 20 मार्क्स के बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक और चीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये जो भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं इनको अभी तुम्हें इग्नोर करना है। अभी तुमको हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में घर पर बैठ करके आराम से पढ़ लेना। अभी हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है कि साइंस के पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पेपर में तुम्हें सबसे पहला देखने को मिलेगा वो तुम्हारा है बहुविकल्पी क्वेश्चन। ये टोटल तुम्हारे पेपर में 20 पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, हर बार की तरह ये 20 ही आते हैं और इस बार भी ये तुम्हारे पेपर में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इन 20 क्वेश्चंस में अगर मैं तुमको सही बताऊं तो सबसे पहले तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा केमिस्ट्री भाग। ठीक है, सबसे पहले कभी कभी क्या होता है, कभी कभी फिजिक्स भाग भी सबसे पहले पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो तुम्हें देखने को मिलेगा इस 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस में वो फिजिक्स देखने को मिलेगा। इसके बाद जो तुम्हें देखने को मिलेगा इसमें वो तुम्हारा होगा केमिस्ट्री का भाग, यानी केमिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, इसके बाद में जो तुम्हें तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा वो तुम्हारा होगा बायोलॉजी का पार्ट। ठीक है, तो फिजिक्स आएगी सबसे पहले, फिर केमिस्ट्री आएगी और इसके बाद में तुम्हारी बायोलॉजी पूछी जाएगी। तो अगर मैं एमसीक्यू की बात करता हूं तो सेम इसी क्रम में तुम्हारे पार्ट वाइज क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस अब तुम्हारे पेपर में आते हैं। तो जैसा कि तुम सबसे पहला अपना प्रश्न देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन तुमको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित कथनों में से या फिर निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। अब मेरी बात एक जरा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा आराम से समझ लीजिएगा, पर पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिलने वाली है। देखो, तुम्हारे पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तुमको क्या करना है कि कोशिश करनी 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस को करने की। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसे तुम्हें बताना है। तो चलिए सभी लोगों को मैं थोड़ा सा ऑप्शन, मतलब तुमको थोड़ा सा समय देता हूँ और सोचिए और समझिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा समय लीजिएगा और पढ़िएगा और बताइएगा कि ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारे फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से कि भाई जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, ऐसे व्यक्तियों की आंखों में होता है जिनकी, मतलब कह सकते हो जिनको भाई साहब पास की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है ना, उनकी आंखों में कौन सा दोष होता है, तो उनकी आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है, जिनको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो, बिल्कुल आसान है, चीज़ें तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है, बस तुम्हें किस किस तरीके की चीज़ें आने वाली हैं वो तुमको समझना है। तो ये क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर के लिए। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष, इससे क्वेश्चन हर साल बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे अगर मैं बात करता हूं तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे फिजिक्स के क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है उससे मतलब नहीं है, लेकिन किस तरीके से पूछा गया, किस टाइप का क्वेश्चन है, इससे बहुत मतलब पड़ता है। प्रतिरोधकता से पूछा गया तो इसका मतलब प्रतिरोधकता से हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो जो हमारी प्रतिरोधकता होता है ना, इसमें परिवर्तन कब नहीं होता है, जब प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर क्या होता है, कह सकते हो कि प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने में प्रतिरोधकता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम उसकी आकृति को बदलते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने कौन सा सही ऑप्शन लगाया था, आप वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं ये भी आप बताइएगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि कोई प्रकाश किरण, नीचे दिए गए डायग्राम में एक बार अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि कोई प्रकाश किरण नीचे दिए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में, ठीक है, माध्यम ए से माध्यम बी में
प्रवेश करती है तो माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक होगा। देखो ए से ये बी में प्रवेश कर रही है, ठीक है, ये ए से कहाँ पर जा रही है भाई, ये ए से बी में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, मतलब माध्यम ए मतलब कि एन ए बटे में एन बी, एन ए बटे में एन बी पूछा गया, ठीक है। तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक कितना होगा भाई, एक से अधिक होगा, एक से कम होगा, एक होगा या फिर शून्य होगा, बताइए। इसका आंसर आप लोग एक बार गेस करिएगा, 10 से 15 सेकंड का समय लीजिएगा और सोचिएगा, बताइएगा क्या इसका आंसर सही होगा। मैं अगर बताऊं तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा एक से कम, ठीक है। इसको समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। इसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है अब यहाँ पर तुमको एक चीज़ समझने को और मिले होगी कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमसे डायग्राम वाला क्वेश्चन आया, तो पेपर में क्या डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। और ये जो तुम्हारा टॉपिक है ना, माध्यम और माध्यम, जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ठीक है, या फिर जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में आता है। तो इस चीज़ को तुमको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा कह रहा है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत, खतरे का संकेत कैसा होता है। आपने देखा होगा कि जो ट्रेन चलती हैं या फिर जो मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ठीक है, 4 व्हीलर हो गए, बहुत सारी चीज़ें, उन सभी चीज़ों के पीछे बैक साइड में रेड कलर की एक कह सकते हो लाइट लगी रहती है। अब ये किस लिए लगी रहती है, आखिर में दूसरे कलर की लाइट क्यों नहीं लगती है, केवल रेड ही क्यों लगती है। तो इसके पीछे का रीज़न यहाँ तुम्हें पता चलने वाला है। देखो रीज़न ये होता है कि जो तुम्हारा धुआं होता है और जो कोहरा होता है, क्या होता है कि ये जो रेड कलर होता है ना, इसको कम प्रकीर्णित करता है, मतलब कि और जितने भी रंग कलर या रंग होते हैं ना, वो तुम्हारे थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। लेकिन जो लाल कलर होता है, जो रेड कलर होता है ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब 100% में ये 90% वैसा का वैसा ही रहता है। इसीलिए कह सकते हो कि यहाँ पर हम लोग रेड कलर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल तुम्हारा सही होगा। और तुम्हें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा था ये भी तुम कमेंट करके बताओगे। फिलहाल 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखा जाए या फिर कहाँ रखें कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। तो देखो यहाँ पर अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की प्रकाश किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती हैं, मतलब कि F बराबर यहाँ पर तुमको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो वस्तु कहाँ पर है भाई, 15 F पर रखी हुई है दूरी, मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर अभिसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखा जाए कि इसके समान आकार का प्रतिबिंब बने। जब भी कभी कह सकते हो कि फोकस पर तुम्हारी प्रतिबिंब तुम्हारा फोकस पर जब भी बनेगा ना, तो ऐसी कंडीशन में बस इसका डबल कर देना, 2F कर देना, बस 2F करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यानी 15 × 2 यानी 30 सेंटीमीटर तुम्हारा वस्तु की दूरी, मतलब कि जो तुम्हारे इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखा जाए कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रखेंगे। जब भी कभी कह सकते हो कि हमें समान आकार का प्रतिबिंब चाहिए हो, तो हमेशा क्या करोगे भाई कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे। किसको रखोगे, वस्तु को रखोगे। जब तुम्हारा फोकस 15 सेंटीमीटर हो, बस तुम्हें इतना ध्यान देना है कि फोकस को जब डबल कर दोगे तुम्हें वस्तु की दूरी निकल के आ जाएगी, बस इतना समझना है। ओके, समझ में आया। तो देखो यार, इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में फिजिक्स से आते हैं, ठीक है। फिलहाल और भी क्वेश्चन है तो और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आगे किस किस टाइप के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा यहाँ कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट पर 100 वाट दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब इसे 220 वोल्ट पर नहीं बल्कि 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। देखो, मेरे पास कोई एक विद्युत बल्ब का, मतलब मेरे पास कोई एक सर्किट है, उसमें एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब उस बल्ब में क्या होता है भाई साहब, 2 तरीके के कह सकते हो अनुमतांक लगे हुए हैं, 220 और 110। कह रहा है कि 220 पर ना जला करके उसे 110 वाट पर जलाना है। तो बता रहा है कि इसकी ऊर्जा कितनी खत्म होगी।
उसकी ऊर्जा कितनी, व्यय ऊर्जा कितनी खत्म होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 वोल्ट, ठीक है, सॉरी 25 वाट ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया है तो इसको थोड़ा सा डिटेल वे में समझने के लिए समय दीजिएगा, मैं आपको आगे चल के इसको बताऊंगा। फिलहाल एक बार समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के तुम्हारे पेपर में आते हैं फिजिक्स से, क्योंकि तुम्हारे पेपर में न्यूमेरिकल भी आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल 36 तल एबीसीटी पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें तो रेखाएं होती हैं। देखो इसमें क्या समझने की कोशिश करना, कह रहा है क्वेश्चन कि यदि चित्र की व्यवस्था में लगे प्लग से कुंजी निकाल दी जाए, ठीक है, परिपथ को खोल दिया जाए, ठीक है, तो कह रहा है कि 36 तल जो तुम्हारा एबीसीडी पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें, ठीक है, इसमें अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, तो रेखाएं कैसी होंगी, संकेंद्री वृत्त होगा या फिर दीर्घ वृत्ताकार होंगी या फिर एक दूसरे से समांतर सरल रेखाएं होंगी या फिर बिंदु 0 से निकट संकेंद्री वृत्त परंतु दूर जाने पर दीर्घ वृत्ताकार होंगी। ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हो ऐसा क्वेश्चन है कि पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि यार पेपर में जो एग्जामिनर्स होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं रखते हैं। मॉडल पेपर में क्वेश्चंस इसलिए आते हैं ताकि स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को देखें और वो हार्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की कोशिश करें। जब हार्ड क्वेश्चन तुम प्रिपेयर कर लोगे तो इजी क्वेश्चंस तो तुमसे वैसे भी हो जाएंगे। रीज़न सिर्फ यही होता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मॉडल पेपर में आने का, बाकी एग्जाम में ये क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आप इसका आंसर सही बताता हूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, यानी एक दूसरे से समांतर सरल रेखाएं, ये ऑप्शन बिल्कुल तुम्हारा सही होगा इसका। तो इस तरीके से तुम्हारा फिजिक्स का पोर्शन हो चुका है भाई समाप्त। ठीक, फिजिक्स का पूरा पोर्शन हो चुका है समाप्त। फिजिक्स के इसी टाइप के क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलते हैं। अब आगे देखो, आगे यहां पर तुम्हारा जो अगला जो पोर्शन कह लो या फिर जो अगला भाग तुम्हारा रहने वाला है वो तुम्हारा केमिस्ट्री या फिर बायो, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। देखो तुम्हारे पेपर में कोई भी फिक्स नहीं है कि सबसे पहले फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायो आएगी, कोई भी फिक्स नहीं है। तुम्हारा सिर्फ पूरा फोकस ये होना चाहिए कोई भी भाग पहले आए। मैं एवरी पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊंगा, इस चीज़ पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए। तुम हम अपने इस F24 क्लासेस हितेश भैया को बस फॉलो करके रखो। मैं एज आ मेंट्योर, तुम्हारा मेंट्योर बन के तुम्हारी सारी चीज़ें एकदम जड़ से ख़त्म कर दूंगा कि तुम 95+ एवरी सब्जेक्ट में कैसे ला सकते हो। बस तुम हितेश भैया के साथ जुड़ जाइए, जो भी तुम्हारे डाउट हो बस तुम उनको कमेंट में ज़रूर से बताइए। ठीक है, देखो यहाँ पर उपखंड जो तुम्हारा दूसरा ये क्या कह रहा है, इसमें तुम्हारा पूछा गया सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। देखो ऊष्मा शोषी से समझ में आया कि अच्छा यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री पूछा गया है, केमिस्ट्री यहाँ पर पूछा गया है। ऊष्मा शोषी समझ में आया कि केमिस्ट्री पूछा गया है। ठीक, तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम कौन सा है, एक बार थोड़ा सा समय लीजिएगा और सोचिएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ठीक है, और जल का वाष्पीकरण। मतलब 2 ऑप्शन सही। इसका मतलब 2 ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है, अभी तुम्हें और ज़्यादा ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ से तुम्हारे 2 ऑप्शन सही निकले, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन चौथा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा और चौथा सही है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि तुमने अभी आगे देखा था कि ऑप्शन नंबर दूसरा और ऑप्शन नंबर चौथा तुम्हारा सही निकल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से तुम ये कह सकते हो कि भाई ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा कहाँ सही दिख रहे हैं। तो देखो पहले में पहला तीसरा दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। केवल दूसरा ये भी गलत हो जाएगा, केवल तीसरा ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखो ज़रा, दूसरा और चौथा यहाँ पर तुम्हें सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो बस इसी को तुम बिल्कुल सही कर लोगे तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप के ऑप्शन भी तुमको पेपर में बना करके दे सकता है, तो तुमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पहले से ही प्रिपेयर होना है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोतों का सुमिलियन का मतलब होता है मैच करना। ठीक है, मैच कॉलम बी में दिए गए उनके अम्लों से कीजिए। ठीक है, तो कॉलम ए में कुछ कह सकते हो यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं, जैसे संतरा, इमली, सिरका, टमाटर। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन कौन सा एसिड मतलब कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये चीज़ तुमको यहाँ पर देखनी है और फिल करनी है। ठीक है, संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है, इमली, सिरका, टमाटर। चलिए ऑप्शन देखिए और इनमें से बताइए कौन सा बिल्कुल सही होगा। देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं पहले की बात करता हूं तो तुम्हारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, संतरा में कौन सा पाया जाता है।
तो अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली की अगर मैं बात करता हूं तो इमली में तुम्हारा पाया जाता है, इमली में तुम्हारा क्या पाया जाता है भाई, इमली में क्या पाया जाता है, ऑक्जेटिक अम्ल या फिर टाइट्रिक अम्ल। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए कि इस वाले क्वेश्चंस का सही आंसर क्या रहने वाला। ठीक है, तीसरे में सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, सिरका में तुम्हारा पाया जाता है, सिरका में तुम्हारा पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, और टमाटर में पाया जाता है तुम्हारा ऑक्जेलिक अम्ल। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 9 नंबर का बिल्कुल सही क्या होगा, तो 9 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर तुम्हारा पहला सही हो जाएगा। ये देखो, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है कि अभिकथन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एंटासिड का एक संघटक है। ठीक है, कह रहा है तर्क यहाँ पर समझो। देखो ये तो क्वेश्चन नहीं आने वाला, इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाला। चीख चीख कर मैं तुमसे बता रहा हूँ भाई, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाला। तो फोकस नहीं करना है सही, हालांकि तुम पढ़ लेना। इसका सही आंसर मैं तुमको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर तुम्हारा हो जाएगा कि अभिकथन और तर्क जो है ना, दोनों सही हैं। तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन ना कभी आया और ना कभी पूछा जाएगा। ठीक है, तो तुमको फोकस ही नहीं करना, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक कभी भी पेपर में नहीं आया है, तो इस बार भी नहीं आएगा, ना ही पूछा जाएगा कभी। ये सिर्फ इसलिए आता है ताकि तुम ऐसी चीज़ों की प्रिपरेशन करो जो चीज़ें हार्ड होती हैं, और जब तुम हार्ड चीज़ों की प्रिपरेशन करोगे तो ईजी चीज़ें तुम्हारी वैसे भी हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है कि 3 तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक्स वाई जेड कह रहा है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, तो x-2 8 दे रखा है, y-2 दे रखा है, 8 7 तथा z-2 और 8 और 2 दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो x एक अधातु है, x एक अधातु है, तो x एक अधातु है, गलत है। y एक धातु है, y एक धातु है, z एक अधातु है, y एक अधातु है और z एक धातु है। तो ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा 11 वाले में। ठीक है, 11 नंबर का राइट ऑप्शन क्या सही होगा, एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा। फिलहाल इस टाइप का भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पेपर में, रेयरली केस में आता है। वैसे हर बार तो नहीं पूछा जाता, रेयरली कह सकता हूँ कि पूछा जाता है, पर कह लो कि एवरी ईयर इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है 12 वाला। यहाँ पर एक रिएक्शन तुमको दे दी गई है। अब देखो रिएक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना पेपर में, उनको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि रिएक्शंस वाले क्वेश्चन कभी भी फालतू नहीं होते हैं, वो पेपर में ज़रूर आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक रिएक्शन तुमको दे देगा और तुमको यहाँ पर कुछ ऊपर इस तरीके से कह लो, ठीक है, उस तरीके से कह लो दे देगा। अब तुमसे बताएगा ये जो KMnO4 है किस रूप में कार्य करता है। जब भी कभी इस तीर के निशान के ऊपर कोई भी चीज़ है, कोई भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, कोई भी तुम्हारा तत्व है, कोई भी तुम्हारा पदार्थ है, अगर वो रखा हुआ है तो वो एज अ ऑक्सीकारक काम करता है, एज अ ऑक्सीकारक कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही का हो जाएगा। ठीक है, यानी तीर वाले निशान के ऊपर जो भी प्रोडक्ट, जो भी तुम्हारा पदार्थ रखा होगा, वो तुम्हारा उस क्रिया को कह सकते हो प्रभावित करने के लिए होगा, या फिर उस क्रिया को तेज करने के लिए होगा, या फिर उस क्रिया को कम करने के लिए होगा। मतलब यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ पर कार्य करता है जो भी तीर के ऊपर आता है। तो यहाँ KMnO4 किस रूप में आ रहा है, ये एज अ ऑक्सीकारक रूप में आ रहा है। मैंने तुमसे कहा कोई भी पदार्थ हो, कुछ भी हो, KMnO4 हो, NaCl हो, HCl हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो एज अ ऑक्सीकारक काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ब्यूटेनाइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या होगा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तुमको पेपर में बहुत सारे फिगर दे देगा और तुमसे पूछेगा इसमें कौन सा संरचना सूत्र ब्यूटेनाइक अम्ल का है, कौन सा संरचना सूत्र एथेनोइक अम्ल का है, एथेनॉल का है। ऐसे करके क्वेश्चन बहुत बार आता है। तुमको बस F24 क्लासेस चैनल के साथ जुड़े रहना है। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ तुम्हारी,
कि तुम अगर जुड़े रहोगे ना तो तुम्हारी एमसीक्यू की बहुत जल्दी एक हम ऐसी सीरीज़ लेकर के आने वाले हैं जिसमें मैं आपको एक मतलब 10 दिन भी अगर तुमने उस सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो उस सीरीज़ में मैं पर डे तुम्हें 20 एमसीक्यू कराने वाला हूँ। और 20 एमसीक्यू की जो पीडीएफ तुमको मिलेगी फ्री में बिल्कुल, वो तुमको इंस्टाग्राम पेज पर मिलेगी। और इंस्टाग्राम का जो पेज का रहने वाला है वो तुम्हारा F24 क्लासेस इंस्टा पेज है, ठीक है। F24 क्लासेस इंस्टा पेज को जाइएगा, फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर तुमको पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, ये सारी चीज़ें तुमको बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं। कहाँ पर? F24 क्लासेस इंस्टा पेज पर, ठीक है। इंस्टा पर जाइएगा, F24 क्लासेस सर्च कीजिएगा, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में तुमको दी जाती हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि ब्यूटेनाइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या होता है। तो अगर मैं ब्यूटेनाइक अम्ल की बात करता हूँ तो लास्ट में तुमको पता होगा कि जो ब्यूटेनाइक अम्ल होता है ना, इसके लास्ट में COOH सिंगल बॉन्ड के साथ में COOH जुड़ा होता है। बस इसको तुम्हें देखना है। तो देखोगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर तुमको नहीं दिखेगा। देखोगे अगर यहाँ पर तो तुमको यहाँ पर COOH और फिर H भी दिख रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखोगे तो COOH है और OH है, तो इसका मतलब ये भी नहीं। यहाँ अगर देखोगे तो C है, O है और H है, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा D बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ उपखंड तीसरे की, तो यहाँ उपखंड तीसरे में क्या पूछा गया भाई? यहाँ पर उपखंड तीसरे में तुम्हारा बायोलॉजी पूछा गया, ठीक है। अब देखो यार, बायोलॉजी सेक्शन में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर तुमको समय ज़्यादा नहीं बचेगा, तो तुमको बस 5 से 6 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि लार में एमाइलेज की कमी हो, जो हमारी लार होती है ना, इसमें अगर एमाइलेज जो तुम्हारा एंजाइम होता है ना, इसकी कमी होती है तो मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? स्टार्च को शर्करा में विघटित होना, ये तुम्हारी प्रभावित होगी, ठीक है। इसके बाद देखो तुम्हारा 15 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो ज़्यादा फोकस नहीं करना। 16 नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा जहाँ तुम्हें अभिकथन दे रखा होगा, वर्णन दे रखा होगा और आपसे पता नहीं क्या क्या दे रखा होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं आता पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित दिए गए कॉलम का को व कॉलम खा को देखिएगा और इसमें सुमेलित मतलब मैच कीजिएगा और सही विकल्प जो भी है उसको देख करके। तो 16 नंबर का सही ऑप्शन देखिएगा, पहले का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी नियंत्रण एवं समन्वय का ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। ऐच्छिक क्रियाएं किसमें होती हैं? देखो आपने अभी पढ़ा तो होगा नहीं, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ऐच्छिक क्रियाएं किसमें होती हैं भाई? ऐच्छिक क्रियाएं होती लिखना, बात करना, ये सभी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है भाई? तो ये तुम्हारा होता है शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा वाला हो गया ये, ठीक। एड्रीनल हार्मोन क्या होता है भाई? लास्ट बचा अधिवृक्क ग्रंथि। तो एड्रीनल हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा फिलहाल। अब देखो इतना कर लेने के बाद में जो मैच तुम कर लोगे ना, तो इस तरीके से तुमको बॉक्स मिलेगा और उसमें आपको सही ऑप्शन टिक लगाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर को देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित चित्र में ए अंडाशय के किस भाग को दर्शाता है? जो यहाँ पर तुमको अंडाशय, ये जो भाग दिख रहा है ना, ये किस भाग को दर्शाता है? ये तुम्हारा भाग ए है, ये किस भाग को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वार्तिकाग्र को दर्शाता है, ठीक है। यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल आर कैपिटल वाई में संकरण कराया जाता है, तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो F1 के जो बीज होंगे तुम्हारे वो कैसे होंगे? गोल तथा पीले होंगे। तो इस चैप्टर की भी हो सकता है तुमने अभी ना पढ़ा हो, लेकिन जब तुम पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो तुमको पहले से पता हो जाएगा कि हाँ, हमारे मॉडल पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका मतलब है पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना आप सभी लोग, कि अगर तुमको अपने 20 मार्क्स में पूरे मार्क्स लाने हैं ना, तो बस 2 चीज़ें तुमको करनी है। सबसे पहले तुमको क्या करना है, बस डेली क्वेश्चंस पढ़ो, डेली क्वेश्चंस को रिवीजन करो, चाहे तुमने कोई चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ो, बस तुमको डेली क्वेश्चंस
MCQ के सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, बहुत जल्द हम लोग जो सीरीज़ लाने वाले हैं उसमें 20 क्वेश्चंस तुमको डेली मॉर्निंग में हम कराएंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित चित्र किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, 19 क्वेश्चन को देखिएगा ज़रा। तो ये जो डायग्राम तुमको दे रखा है ना, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, आँख कभी भी देखना इस डायग्राम को, हमेशा एक नाम तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, वो है अमीबा। लेकिन अब ये अमीबा का किस रूप का डायग्राम है, किस रूप में डायग्राम है, तो ये अमीबा के पोषण के रूप में डायग्राम है, ठीक है। इस बात को समझना। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा प्रवाह होता है, तो ऊर्जा जो प्रवाह होता है वो एक दशिक होता है। कैसा होता है, एक दशिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में, किस किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर तुम्हारे साथ डिस्कस की, ठीक है। इवन यहाँ पर हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ से देखने के बाद तुम्हारे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं तुमको सीधा जो वो चीज़ बताने वाला हूँ जो तुम्हारे पेपर में वर्णनात्मक क्वेश्चंस के रूप में सबसे ज़्यादा मार्क्स की यानी 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, सबसे पहली बार इस क्लास को देख रहे होगे मुझे पता है, तो एक चीज़ क्लियर कर लेना, जो ये तुम्हारे 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें तुम्हारे टोटल 3 पार्ट होते हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है। तुम्हारा क्या फोकस रहना चाहिए, तुम्हारा फोकस रहना चाहिए कि इस पूरे भाग को, ऊपर वाले क्वेश्चंस को मैं दूंगा 30 मिनट, 30 मिनट में सारे क्वेश्चंस, और ये सारा पूरा जो 50 मार्क्स का पोर्शन होगा इसको मैं पेपर में करके आऊँगा 2 घंटे के अंदर, ठीक है। अब 2 घंटे के अंदर होगा कैसे, ज़रा उसको समझना। तो तुम्हारे पेपर में देख सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उपखंड पहला है ना, उपखंड पहले में आ गया तुम्हारा फिजिक्स, इसमें तुम्हारा क्या आ गया, फिजिक्स आ गया। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया कि नीचे दिए गए सारणी को उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार के संदर्भ में पूर्ण कीजिएगा। देखो यहाँ पर तुम्हें उत्तल लेंस दे दिया गया, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर उत्तल लेंस में हो रही हैं। जब वस्तु, कह सकते हो, जब उत्तल लेंस में जब वस्तु तुम्हारी अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और प्रतिबिंब का आपेक्षिक का मतलब होता है प्रतिबिंब का साइज। तो प्रतिबिंब का साइज कितना होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ पर तुमको क्या होगी वो बताना। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर तुम देख सकते हो होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी उत्तल लेंस में है, और ऐसा क्वेश्चन क्या पेपर में भैया आ सकता है, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, तो ये चीज़ तुम्हारे माइंड में फीड हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तो तुम्हारे पेपर में आगे क्वेश्चन फिजिक्स का कैसा आ सकता है। तो देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं कह सकता हूँ 4 नंबर में क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में आ सकता है, पर 4 नंबर में कभी भी नहीं आएगा। निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, एक कह सकते हो एक हाथ है जिसमें ये अंगुष्ठ है, अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है, ठीक है। अब इसके जरिए तुमको 4 तरीके की चीज़ें पूछी गई हैं। कह रहा है कि उपरोक्त चित्र में किस नियम से संबंधित है। ये जो नियम है, ये डायग्राम जो दिख रहा है ना, ये डायग्राम किस नियम से संबंधित है। हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है, मध्यमा क्या दर्शाती है, और इस नियम के अनुसार अंगूठा किस और संकेत करता है। तो ये जब तुम्हें पता होगा, जब तुम्हें ये क्लियर अच्छे तरीके से पता होगा कि ये जो डायग्राम है ये किस रूल यानी किस नियम की ओर संकेत कर रहा है, जब उस नियम के बारे में तुम्हें सारी चीज़ें ज्ञात होंगी ना, तो ये सारी चीज़ें तुम ऑटोमेटिक कर लोगे। एक चीज़ क्लियर हुई कि यहाँ से नियम पूछे जाते हैं, तो तुम्हारे पेपर में जो जो इंपॉर्टेंट नियम है फिजिक्स से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम तुमको बहुत जल्द कराने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तुम देख सकते हो कि भ्रमसंपर्क तार का एक कार्य है, ये भी नहीं आता है पेपर में। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, संक्षिप्त रूप से स्पष्ट कीजिए। 3 अंक में ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा फिजिक्स का पोर्शन रहने वाला है। बाकी उपखंड दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ तुम्हारा कह सकते हो कि केमिस्ट्री रहने वाला है ना। केमिस्ट्री को देख सकते हो तुम, इस तरीके से तुम्हारी केमिस्ट्री आती पेपर में, है ना। इस तरीके से तुम्हारी केमिस्ट्री आती पेपर में, ओके। इस तरीके से तुम्हारी केमिस्ट्री आती है और केमिस्ट्री यहाँ पर समाप्त हो जाती है। देखो, केमिस्ट्री को अच्छे से हम बताएंगे डिटेल से, अभी आप एक बार देख लीजिएगा, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। फिलहाल मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा तुम्हें अभी आगे चल के, ठीक है।
क्लियर करूंगा एकदम अच्छे से, इसका टेंशन नहीं लेना। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पीडीएफ के लिए F24 क्लासेस इंस्टा पेज को फॉलो ज़रूर से करिएगा जा करके। उपखंड तीसरे में तुम्हारी आती बायोलॉजी। क्या आती है भाई? बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एक बार दिखाते हैं ज़रा, फिर अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिएगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट करो, इसका स्क्रीनशॉट करो फटाक से जल्दी से। और इसके बाद ये सारी चीज़ों का तुमको बस स्क्रीनशॉट करना है। चीज़ें मैं तुमको बाद में क्लियर कर अच्छे से करके बताऊंगा, ठीक है। एवरी पार्ट लेकर के आऊँगा, एवरी पार्ट सारी चीज़ों का, बस चीज़ें तुम्हें अच्छे समझनी है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा पेपर सॉल्व हो जाता है। पूरा मॉडल पेपर 2026-27 के लिए एकदम वायरल पेपर कह सकते हो है, क्योंकि अगर तुमने इसको समझ लिया तो तुम्हारे पेपर में तुम्हें 90+ स्कोर कैसे करना है वो तुम्हें पूरा नॉलेज, पूरा गणित समझ में आ जाएगा। फिलहाल चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो एज अ मेंटोर तुम्हें यूट्यूब पर पहला ऐसा गाइड करने वाले तुम्हें भैया मिलेंगे जो तुम्हें आज तक कभी ऑफलाइन में मिले ही नहीं होंगे, ठीक है। सारी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करते रहेंगे, कैसे तुम 90+ इस स्कोर तक पहुंच सकते हो। तो बस फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो एक बार कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। कितना स्कोर इस बार तुम करने वाले हो एक बार कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।